एवरीवन, इस क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स। अब इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर पहले बेसिक बात कर ली जाए। देखो, एक बिजनेस रेगुलरली अच्छा चल रहा है, उसके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रोथ रेट भी अच्छी है, लेकिन कुछ नेचुरल रीजन के कारण बिजनेस को लॉस झेलना पड़ सकता है ना। नेचुरल रीजन क्या हो सकते हैं? जैसे प्रीमिसेस में आग लग गई, फायर के कारण, फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण, तो नुकसान हो सकता है किसी बिजनेस को। ठीक है, उस नुकसान को बिजनेस झेल तो लेगा। हो सकता है कि बिजनेस की कैपेसिटी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ बिजनेस अभी नए नए स्टार्ट हुए थे। हालांकि बड़े बिजनेस को भी लॉस हो सकता है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है, लेकिन चाहे कोई भी है, छोटा बिजनेस है जो मतलब अभी अभी स्टार्ट हुआ था, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उभरना वापस से। तो इसके लिए इंश्योरेंस करवा लेना किसका, जो भी हमारे गोडाउन में या हमारे पास वैसे कोई एसेट्स पड़ी हुई हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के पास उनकी अकाउंटिंग के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड हैं, उस सभी का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके पास मशीनरी पड़ी थी, जिस दिन आग लगी, मान लो फैक्ट्री प्रीमिसेस में आग लग गई और वो मशीनरी बिल्कुल खत्म हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, वो मशीनरी जिसका नुकसान हुआ उसका अगर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये चैप्टर जो कर रहा हूं इसमें ऐसी क्या बात है कि मुझे अलग से एक चैप्टर बनाना पड़ा? सोचने की बात है ना, मतलब जिसने भी बनाया, अलग से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक बात खुद सोचे, देखिए मशीनरी है, अब मशीनरी को आग लगती है, किसी भी एसेट्स को आग लगती है, बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। मान लो 31 मार्च को हमारी कोई 31 मार्च 2019 है, उस दिन बैलेंस शीट डेट पे एक मशीनरी 5 लाख की एग्जिस्ट करती थी। एक महीने बाद उसको आग लग गई। ठीक है, फैक्ट्री प्रीमिसेस में आग लग गई, उसका नुकसान हो गया हमें। मान लो डेप्रिसिएशन का रेट 10% था, तो हम 5 लाख के ऊपर 10% और 1/12 कर देंगे 30 अप्रैल को। 31 मार्च तक का तो मुझे पता ही उसका बैलेंस क्या है। एक महीने के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के उस दिन की क्या वैल्यू है वो निकाल लेंगे, उसके हिसाब से क्लेम मिल जाएगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। बात समझ आती है? फिर प्रॉब्लम कहां पे है कि मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है, इतने सारे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके, कौन से लॉस ऐसे हैं जो मुझे पहले ये भी निकालना पड़ेगा वो लॉस कितने के हुए हैं। क्लेम की तो बात बाद में आएगी। देखो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको आपका स्टॉक किसी भी दिन आग लगी है उस दिन का पता होगा? उस दिन का स्टॉक आपको क्या पता होगा? हो सकता है आप डेली बेसिस पे रिकॉर्ड लिखते हो सकता है स्टोर लेजर के जो है उसके पास सारे के सारे यूनिट्स अमाउंट लिखा हो। बहुत अच्छी बात है अगर लिखा हुआ तो। अगर मान लो आप कॉस्ट अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही काम चला रहे हैं, अब मान लो 30 जून को आग लगी है और 31 मार्च 2019 का मेरे पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन 30 जून का मेरे पास स्टॉक नहीं पड़ा, कि मुझे नहीं पता कितना है, रोटेट भी हुआ होगा उस टाइम पीरियड में, उसका मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? यहाँ पे मेरे पास फिजिकल वेरिफिकेशन हो नहीं सकती, जो आप इन्वेंट्री वाले चैप्टर में पढ़ के आते थे। कहाँ पे पढ़ते थे इन्वेंट्री वाले चैप्टर में? सीए फाउंडेशन में। फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ से करूंगा जब आग ही लग गई स्टॉक को? तो मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे आज का क्या स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन में वो निकालना पड़ेगा। मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है। देखो, मैं आपसे पूछूं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, चलो मैं जो इसकी जो कैलकुलेशंस है ना उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। ये कंफर्म है कि आपको स्टॉक उस दिन नहीं पता होगा, मशीनरी की वैल्यू जरूर पता लगा सकते हो आप बहुत इजीली, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। स्टॉक की कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। दूसरी बात, देखो अगर एक बात बताओ, 31 मार्च को हमने पिछले साल के रिकॉर्ड प्रिपेयर करे, 30 जून को आग लगती है। 30 जून को आग लगने से उसके बाद मेरा बिजनेस इतना तहस नहस होता है ना कि मुझे ना प्रोडक्शन, अपने काम को दोबारा से उसी लेवल पे स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। 4-5 महीने मैंने ऐसे ही निकाल दिए जिसमें मेरा काम ही ढंग से नहीं चल रहा था। अब एक बात बताओ, एक लॉस और भी तो हुआ, सोच के देखो, एक लॉस और भी है। क्या? प्रॉफिट का भी लॉस है साथ में। सिर्फ स्टॉक का लॉस नहीं है, प्रॉफिट का भी लॉस है। किस चीज का? अगर मान लो उस पीरियड में स्टॉक को आग ना लगती, कोई मशीनरी को आग ना लगती, तो हमारी प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे चलती, प्रोडक्शन होती तो उस पीरियड में सेल भी होती, सेल होती तो प्रॉफिट भी आता, और वो 4-5 महीने जो खराब गए वहां पे प्रॉफिट का लॉस भी तो हुआ। तो अल्टीमेटली मेरे कंसिक्वेंशियल क्या रहा? स्टॉक के लॉस से या आग लगने से कंसिक्वेंशियल लॉस क्या हुआ? प्रॉफिट का भी हुआ। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ा रहा हूं जो आपके स्टडी मटेरियल में है? एक लॉस ऑफ स्टॉक, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये दो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हम पहले बात करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक से, जो कंपैरेटिवली
इजी है, छोटा भी है, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट के मुश्किल हैं, वो भी हो जाते हैं। और एग्जाम में ना ज़्यादा चांसेस, अगर आप देखेंगे पास्ट पेपर्स देखेंगे तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो लॉस ऑफ स्टॉक में से आते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट में से परसेंटेज कम है, वेटेज कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ लॉस ऑफ स्टॉक आप अच्छे से करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरा नहीं करेंगे, अब आप इसको ध्यान से समझेंगे, बस मेन बात ये है। हम पहले बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर। लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसके लिए मैंने आपका ऑलरेडी एक एग्जाम्पल लिख दिया है। मतलब देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये स्टार्ट करने से पहले, लॉस और भी हो सकते हैं, लॉस और भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी ना। पहले मशीनरी की बात करी, कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है। इन्वेस्टमेंट है, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, क्या आग लगने से, बिजनेस प्रीमिसेस को आग लगने से क्या आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी? क्या इन्वेस्टमेंट तो पड़ी ही रहेगी। हो सकता है इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को आग लग जाए, आपकी ऑफिस प्रीमिसेस में आग लग गई, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जल गई, जो मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे शेयर्स के, डिबेंचर्स के, क्या दिक्कत है? वो तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से फिर कवर किए जा सकते हैं। आपके पास अगर उसका ऑनलाइन डेटा है, आप लॉग इन करेंगे, दोबारा से जनरेट कर लेंगे। तो नहीं होगा तो आप उसी कंपनी में जहाँ पे शेयर्स लगा रखे थे वहां से निकलवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी ना होनी है, वहां पे तो लीगल प्रोसीजर से भी आप काम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, डेटर से आपने कितने रुपए लेने, आपने सारा कुछ लिखित में लिख रखा था, वो सारे के सारे डेटर वाली जो नोटबुक थी उसको ही आग लग गई, ठीक है। दुकानदार के लिए उधार की कॉपी पे आग लगना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, सारा नुकसान ही उसी चीज का है और दोबारा रिकवर नहीं होते वो। हाँ, अब एक बात है, बड़ा बिजनेस है, वो हो सकता है कि मोस्टली जो अपनी रिकवरी है कहाँ से कर ले, उन जो रिकॉर्ड्स की, जो मान लो डेटर्स के सारे रिकॉर्ड को आग लग गई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर लेगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ से? उन्हीं डेटर्स से, जिनसे पैसा लेना था उनसे बात कर लेगा कि आपके कितने रुपए आपने बुक्स में लिख रखे हैं, उतने ही हमने लेने हैं, यही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब है आप सारे के सारे की रिकवरी कर सकते हैं। क्या देखो, एक बात सोचने की है ना, लेकिन स्टॉक सोच के देखो, 31 मार्च को जिसको आग लगी थी, सॉरी 31 मार्च को जो आपने लास्ट रिकॉर्ड बनाए थे, 30 जून को आग लगी, उस 3 पीरियड के अंदर क्या फ्लक्चुएशन हुई है स्टॉक के अंदर, वो तो आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी ना। वो आपके लिए पहली कैलकुलेशन आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। और जो आप उस रिकॉर्ड को बनाएंगे, उस रिकॉर्ड में किस किस चीज का यूज किया जाएगा उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो मेन कैलकुलेशन का पार्ट है वो यही दो ही चीजें तो हैं, एक लॉस ऑफ स्टॉक, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, बस। बाकी किसी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। और हमारे सिलेबस का पार्ट भी यही दो हैं, तो हम 2 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करते हैं। हम अब पहले पार्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सुनना, 3/6/2019 को फायर अक्कर्ड इन द गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड एंड स्टॉक वाज लॉस्ट। 3/6 को आग लगी है और लॉस हो गया स्टॉक का। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड फॉर द लॉस। क्लेम कैसे निकालना है वो बाद की बात है, पहले ये तो बताओ जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना पड़ा था, पहले उसके ऊपर बात करनी है हमने, ठीक। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये हमारा जो ईयर है ना, ये मान के चलना ये हमारा कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। स्टॉक हमारे पास 1 जनवरी को 1 लाख का पड़ा है। उस पीरियड की परचेज, मतलब मैं कहूं कि यहाँ पे 3/6 को अगर आग लगी है और 1/1, तो 1/1 से लेके 3/6 के बीच में क्या फ्लक्चुएशंस हुई वो सारी बताइए। स्टॉक ओपनिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पीरियड की परचेज भी है, इस पीरियड की सेल्स भी है, हमारे को इस पीरियड का जीपी रेशियो भी दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, पिछले साल की जीपी रेशियो जरूरी है इस साल की भी जीपी रेशियो वही रहेगी? मान के यही चलेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है ना पिछले साल का, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, सेम का सेम, मतलब हम उसमें कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अभी फिलहाल। अगर होगा ना, क्वेश्चन खुद बोलेगा कि 2% का इंक्रीज है या 5% का डिक्रीज है, बोल सकता है क्वेश्चन, वो भी आएंगे क्वेश्चंस। फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पिछले साल की जो जीपी रेशियो है हम उसी को ही उठा लेंगे। अच्छा, जीपी रेशियो अगर सिर्फ जीपी रेशियो बोल रखा हो तो वो कॉस्ट पे कभी नहीं होती, वो सेल्स के ऊपर ही होती है, जीपी ऑन सेल्स ही होती है अगर साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक सैल्वेज, मतलब आग लगने के बाद कुछ स्टॉक बच भी गया, गोडाउन में कुछ स्टॉक बच गया जिसको आग नहीं लगी, और पॉलिसी अमाउंट है 80,000 रुपए का। अब समझना बात को ध्यान से, मैं ये कहता हूं कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/2019 to 3/6/19, हमारे पास इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है, इस पीरियड का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है
1 लाख रुपए। इस पीरियड की हमारे पास परचेजेज है 6 लाख रुपए की। इस पीरियड की हमारे पास सेल्स है 4,50,000 रुपए की। मैं मेमोरेंडम बना रहा हूं, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ किसके लिए बना रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट? सिर्फ और सिर्फ हम उस दिन कितना स्टॉक पड़ा है गोडाउन में जिस दिन आग लगी है। तो देखो मैंने उसी पीरियड का ही बनाया है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। इससे हम निकाल लेंगे स्टॉक कितना है। देखो आप जीपी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल है। 4,50,000 रुपए का की सेल है, उसके ऊपर जीपी रेशो कितना है? 25%, मतलब ये बन जाएगा 1,12,500 रुपए। बस इससे आप बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 3,62,500 रुपए आई थिंक बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। देखो नॉर्मली आप ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे ना तो ये आपको गिवन होता था, अब जीपी रेशो आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता था। अब की बारी हमें जीपी रेशो ही तो पिछले साल की उठानी है, तो वो जीपी रेशो आ गई, इससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये 3,62,500 रुपए। अब आगे बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। हमारा लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ, या पूरा वर्ड लिखें कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले मुझे ये बताओ स्टॉक एट गोडाउन। गोडाउन में हमारा स्टॉक कितना पड़ा था? 3,62,500। सेल्वेज कितनी बच गई हमारे पास? देखो हमारे पास स्टॉक उस दिन गोडाउन में पड़ा था 362,500 का, लेकिन सारे को आग नहीं लगी, 50,000 का बच गया। तो 50,000 रुपए हम यहां से लेस कर देते हैं, मतलब हमारे कितने स्टॉक को आग लगी है? 3,12,500 रुपए। 3,12,000 के स्टॉक को अगर आग लगी है, अब हम क्या निकाल देंगे? इससे क्लेम निकाल देंगे हम। क्लेम निकालने का एक फॉर्मूला है। देखो अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, फिर हम इस फॉर्मूले के ऊपर भी बात करेंगे। एक क्लास जो होगी ना हमारी सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन होगी, ये फॉर्मूला है कैसे, बना कैसे, ठीक है। हालांकि ये रूल्स हैं, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं उसको आपको, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इससे क्या निकाल दूंगा? कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो क्लेम निकल जाएगा हमारा, मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पे निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। देखो आपका कितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा था, अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं जो आप पहले पढ़ते थे छोटे थे, तो 362,500 का स्टॉक पड़ा है, जिसमें से नुकसान हुआ 3,12,500 का। तो 80,000 रुपए की पॉलिसी है, उसके प्रपोर्शनेट आपको क्लेम मिल जाएगा। 3,12,500 डिवाइड बाय 362,500 इंटू 80,000। तो ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। हालांकि मैं इसको प्रेजेंट थोड़ी ना करूंगा, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको कर देता हूं रब, कि आपके पास जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है उसकी पॉलिसी कितने की थी? 80,000 की। तो जितना लॉस हुआ उसका अमाउंट निकाल दो बस। तो क्या करेंगे? 3,12,500 मतलब जो लॉस हुआ, क्योंकि सैलवेज भी बचा है और पड़ा कितना था गोडाउन में, इतना, इंटू 80,000 जो है। तो इससे हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है 68,965। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया क्लेम का। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको करना पता है क्या है। जिस दिन आपका फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर का, और वहां से लेके यहां तक का 3/6 तक का आपको पूरा रिकॉर्ड बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट बना के, और उससे आपको उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। प्रॉब्लम अब देखो क्या आ सकती है, प्रॉब्लम को समझो आगे। देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि परचेज में कोई एरर हो, परचेज में गलती से मशीनरी की परचेज भी दिखा दी हो। आप क्या करेंगे? जैसे +1 में करते थे, मशीनरी का अमाउंट लेस कर दो, वो तो एसेट्स में जानी चाहिए। हो सकता है कि वेजेस के अंदर मशीनरी को इंस्टॉल करने की वेजेस भी डाल दियो, और मशीनरी को इंस्टॉल करने की वेजेस मशीनरी की कॉस्ट में जाती है, तो वो भी वेजेस में से लेस कर देंगे।
अच्छा, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको जीपी रेशो ही गिवन ना हो, तो क्या करोगे, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना के वहां से जीपी रेशो निकालोगे। इस क्वेश्चन में आपको जीपी रेशो गिवन था, मान लो अगले क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, तो ये बात को भी आप समझे, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं आएगी, आपको करना क्या है, इन चीजों के साथ एडजस्टमेंट करनी है। बस आपको यहां तक पहुंचना है कि यहां पे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है। वो हर एक जो तरीका लग सकता है जिससे हमारा निकल सकता है वो हम लगाएंगे। फिलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से हमको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, जो आपके पास है स्टडी मटेरियल के या मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी दिए हैं वहां से बात करेंगे, ठीक है। अब हम स्टडी मटेरियल का 4th क्वेश्चन करते हैं, और जो मैंने आपको समझाया है वैसा ही है क्वेश्चन। एक बार क्विकली कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ना, वही मतलब आपको स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं और एग्जांपल्स भी। हो सकता है जो आपको स्टडी मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट का इशू है उसमें ना ईयर्स का चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कहीं पे 2003 है, 2019 है, हो सकता है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए उसमें 2005 हो, क्योंकि प्रिंट जो है वो पुराने हैं, मतलब जो मेरे हैं। प्लस ये भी हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट ने उसमें ईयर्स जो है वो चेंज कर दिए हो, तो एवरी ईयर चेंज कर देते हैं सिर्फ ईयर में, तो इससे क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसीलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको स्टडी मटेरियल वहां से दिक्कत हो रही है तो जो मैंने आपको नोट्स दिए वहां से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप सुनना ध्यान से, देखो पढ़ा। 4th क्वेश्चन है, ऑन 12 जून 2006 फायर अकर इन द प्रीमिसेस ऑफ NR पटेल ए पेपर मर्चेंट, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक सैल्वेज बीइंग 11,200 रुपीज। सैल्वेज स्टॉक बचा है हमारे पास ये, और इन एडिशन कुछ स्टॉक ऐसा था जो डैमेज कंडीशन में था और उसकी वैल्यू है 10,500 रुपए। इसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिली है, जैसे स्टॉक एट द क्लोज ऑफ 31 दिसंबर 2005। देखो हमें 12 जून 2006 के बारे में बता रहा है कि उस दिन आग लगी है। उससे पिछला साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर ही है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो उस टाइम जब आग लगी है उस दिन 83,500 रुपए का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 1 जनवरी का। और इस पीरियड की परचेज भी गिवन है, इस पीरियड की सेल्स भी गिवन है। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेके जिस दिन आग लगी है 12 जून तक की सेल्स भी है, परचेज भी है। और हमें ये बता रखा है कि हमारा जो ट्रेंड बताता है ना वो पास्ट 3 ईयर्स में कह रहा है कि एवरेज ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा ना बिल्कुल सेम है, 30% है ऑन सेल्स। आपको क्लेम निकालना है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्विकली ही करेंगे, जल्दी से करेंगे हम इसको। देखो मुझे बताओ एक पर्टिकुलर पीरियड की का मतलब परचेज कितनी है, 1,12,500, 1,12,000 सॉरी, और इस पीरियड की सेल कितनी है, 1,54,000 रुपए। अच्छा, 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 83,500 रुपीज, और जीपी रेशो कितना है हमारा 30%, तो 1,54,000 रुपए का 30% ये हमारा आ जाएगा 46,200 रुपीज, ठीक है। तो इससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आ रहा है 87,700 रुपीज। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया जिस दिन आग लगी थी, उसको ही तो मैं क्लोजिंग स्टॉक ही बोलूंगा ना, ठीक है। उस पीरियड का ही तो मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ। तो ये जीपी रेशो इसके ऊपर लगा दिया हमने 1,54,000 रुपए के ऊपर 30%। बस इससे आप फिर कैलकुलेट कर दो कि कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितने रुपए का। स्टॉक एट गोडाउन पड़ा था आपके पास 87,700 का। एक तो सैल्वेज है जो गुड कंडीशन में है, गुड कंडीशन वाला है 11,200 का, और एक सैल्वेज है हमारी जो डैमेज कंडीशन में है, वो है हमारा कितना 10,500 रुपए का। तो इससे मेरा टोटल वैसे स्टॉक कितना निकल के आ गया हमारा, ये निकल के आ गया 11 और 10 21,700, मतलब 66,000 रुपीज का आपको लॉस हुआ है। 66,000 का मुझे बताना क्या फॉर्मूला रहेगा। 66,000 रुपीज 87,700 इंटू पॉलिसी कितने की थी, हमारी पॉलिसी थी इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 रुपए की। तो इससे हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, वो आ रहा है 45,154 रुपए। ये हमारा आंसर निकल के आता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं थी। देखो मैंने आपको इस क्लास में सिर्फ बेसिक बताया है। सिर्फ क्या बेसिक बताया है कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। अभी क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आया, आगे कॉम्प्लेक्स चीजें भी आएंगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी करेंगे,
कुछ लॉजिक्स पे भी बात करेंगे, धीरे धीरे हम चैप्टर को बढ़ाएंगे, ठीक है। और पहले आप मान के चले आप सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक को ही कंप्लीट कर रहे हैं, जहां भी मेरे पास मटेरियल है उसके बाद हम फिर किस पे आएंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट पे भी आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।